हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और दुलार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रेम पांडे फ्यूचर आईएएस एकेडमी से एक बार फिर आपके समक्ष खुद को प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल का जो अंक रहा है उस पर मैं आपके समक्ष खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसके पीछे प्रमुख रीजन ये था कि तबीयत वायरल ऐसी चल रहा है कि कल तो मैं इस कंडीशन में था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं डिस्टर्ब हो गया। वायरल की वजह से बुखार इतना ज़्यादा था। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अपने सभी भाइयों बहनों से। कल मेरा वीडियो के जिन भाइयों बहनों ने इंतजार किया और मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाया, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं क्षमा प्राप्त। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और जो मैंने आपसे प्रॉमिसेस किए थे, जो मैंने आपसे वादा किया था कि हर दिन जीएस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जीएस की टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा आज सुबह से जो स्थिति वगैरह थोड़ा सा कम है, जुकाम कम है, बुखार मुझे कम लग रहा है, ठीक ठाक महसूस हो रहा है। सारे जो फॉर्मेट हैं वो लगभग 85% 80% बन चुके हैं। थोड़े बहुत फॉर्मेट बचे हैं, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चीज़ें आपको अच्छी ही प्रोवाइड कराऊंगा, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। मैं फालतू की चीज़ें आपको किताब से पढ़ के नहीं बताने वाला, मैं वही चीज़ आपके सामने रखूँगा जो मैं अपने हाथ से बनाया हूँगा, जो अपने हाथों से लिखा हूँगा, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बात सिर्फ हम उसी टॉपिक पे करेंगे, इसके अलावा किसी टॉपिक पे नहीं। आज का पेपर आपको प्यारे भाइयों बहनों एक चीज़ दिख रहा है कि यूपीएससी के बच्चों के लिए मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा कि अपने भारत देश में धार्मिक मुद्दे बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार आ रही है, कोई भी लोकतंत्र किसी भी सरकार का हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, तो आपने देखा होगा कि एक एजेंडा टाइप का बन गया है। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे राम मंदिर का मामला रहा है, तो राम मंदिर के मामले में हिंदू धर्म पक्ष की जीत हुई तो आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब ज्ञान वापी मामला भी चल रहा है, बहुत सारे चीज़ों को उनका पुराना दर्जा भी दिया जा रहा है। तो ये बातें आप मुझे बताइए कि क्या ये जो हमारे जो मुगल आए भारत में, जिन्होंने चीज़ों को, मंदिरों को तोड़ा, संग्रहालयों को तोड़ा और बाद में उसमें नाम परिवर्तन कर दिया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा दिया, तो क्या जो सरकार अभी मौके पर जो ये काम कर रही है कि उनका अधिकार, जो धरोहरों का अधिकार जो प्राचीन समय में था, उनको उनका अधिकार दे रही है, क्या ये करना जरूरी है? क्या ये करना सही है? इसके बारे में आपकी क्या मत है कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज्ञान वापी मामला क्या है, इसके बारे में बताइए आप लोग मुझे कि क्या ये मामला सही है, किसके पक्ष में जा रहा है, आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है इस मामले में? आप लोग थोड़ा सा देखिए चीज़ों को, जब आप पढ़िए न्यूज़ को तो एनालाइज करिए। उसको एनालाइज करने का मतलब है चीज़ों को, जैसे हमने कोई भी मुद्दा, इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, उसको एनालाइज करने का प्रयास किया कीजिए। जब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दो फैक्ट सामने निकल के आते हैं, एक सकारात्मकता, एक नकारात्मकता। उन दोनों को रखते हुए एक प्रशासक की तरह आप सोचिए कि सकारात्मकता ही आपके विचार में शुरू से दिखनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं, क्योंकि आप किसी एक वर्ग या किसी एक धर्म के लिए प्रशासक नहीं बनाए गए हैं। आप जब आईएएस बनेंगे तो आपको सकारात्मक रवैया सभी धर्म, सभी पक्ष, सभी जाति के लिए रखना होगा। तो सबको मद्देनजर रखते हुए अपना जो प्रशासनिक सोच है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को मिला के फिर उससे पॉजिटिव क्या हो सकता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज हमारे मोदी साहब ने एक देखिएगा कमेंट किया है अमर उजाला के पेपर फ्रंट पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। तो इंडिया जिस संगठन में होगा, इससे गुमराह करने की जरूरत नहीं है पब्लिक को। मतलब कहने का मतलब है इंडियन मुजाहिदीन, अब इंडियन नाम से बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी हैं। तो ये भ्रमित करने के लिए है, इनका इंडिया से कोई मतलब नहीं है, ये इंडिया के पक्ष में नहीं है, ये इंडिया के लिए खतरा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इंडिया नाम जोड़ने से आदमी देशभक्ति की भावना उसके अंदर नहीं दिखती, या उस समाज में नहीं दिखती, या उस संगठन में नहीं दिखती। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार करने आई थी, बाद में व्यापार करते करते भारत पर विस्तार करके अंग्रेज गुलाम भी बना के चली गई। तो यहाँ पे भी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इंडिया का किसी कंपनी के नाम के अगर इंडिया लग गया, उसका ये कतई मतलब नहीं कि वो भारत के लिए सकारात्मक पक्ष के रूप में ही सोचेगा। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने लाइन यहाँ पे बोला है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आजकल इंडियन मुजाहिदीन की तरह इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, सबके नाम में इंडिया है। ये चेहरे पर चेहरा लगाते हैं जबकि सच्चाई कुछ और है। जो संगठन देश पर शासन करना, उसे तोड़ना और विभाजित करना चाहते थे,
उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए इंडिया और इंडियन जैसे नामों का इस्तेमाल किया। अब लोग परिपक्व हो गए, ऐसे नामकरण से गुमराह नहीं होंगे। संसद बाधित करने पर मोदी ने कहा विपक्षी नेता और अधिक गैर जिम्मेदार हो गए हैं, जिससे सत्तारूढ़ दल के लिए और अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार। यहाँ तो मोदी जी ने इतनी लाइन तो अच्छी कही, लेकिन अब सत्ता फिर पक्ष विपक्ष में आ गए तो राजनीति की बात है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये लाइन है ये कहीं ना कहीं मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़िएगा फिर से एक बार कि आजकल इंडियन मुजाहिदीन की तरह इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। सबके नाम में इंडिया है, पर क्या ये सच है कि हर इंडिया नाम अपने संगठन में रखने वाला भारत का हितैषी ही होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिएगा, पक्का बता रहा हूँ। इसको घुमा के कैसे न कैसे मेंस के पेपर में पूछा जाएगा जरूर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हमको, ये चीज अच्छी लगी, इसे मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है। देखिए, ये चीजों को ऐसे पढ़ के ऐसे अंडरलाइन कर लिया जाता है जो चीजें आपको अच्छी लगेंगी। और लखनऊ में आज से बालिका ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। अमर उजाला और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन मिलकर कराने जा रहा है। तो ये सारी चीजें, दो चीजें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट निकल के आई। उसके बाद यार तमाम सारी चीजें आजकल न्यूज में आ रही कि सीमा चली आ रही पाकिस्तान से भारत निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए, और यहाँ से अंजू जी चली जा रही है पाकिस्तान फातिमा बन के। ये समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। उसके बाद आज कोई खबर और देनी थी कि चंद्रयान अपने पृथ्वी की तृतीय कक्षा में आज सेटल हो गया है। ये जो मैंने भी टॉपिक पे बात की इंडिया वाली, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत यहाँ सोचिएगा। इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू आपके समक्ष निकल के आएंगे उसके बारे में मुझे बताइए। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप उसके बारे में मुझे लिख के बताएं। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में क्या अंतर है? इन दोनों के प्रमुख के बीच में जो अंतर है उसके बारे में विस्तृत व्याख्या करके समीक्षा करें, या इसकी आलोचना करें, या इस पर समीक्षात्मक टिप्पणी करें। व्हाट बिटवीन डिफरेंट इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में क्या अंतर है? दोनों के बीच में प्रमुख अंतर क्या है? इसे व्याख्या करेंगे। व्याख्या करेंगे कैसे करेंगे? पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखेंगे, फिर डीपीएसपी के बारे में लिखेंगे, फिर एक लंबी लाइन खींचेंगे, इधर फंडामेंटल राइट्स लिखेंगे, इधर डीपीएसपी लिखेंगे। क्या फंडामेंटल राइट्स में है, क्या डीपीएसपी में नहीं है, क्या विशेषता इसकी है, क्या इसकी विशेषता नहीं है। ये दोनों लिखने के बाद नीचे संक्षेप में इस पर टिप्पणी करेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये तो मैं पिछले वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुका हूँ, लिखना आपका काम है। अगला प्रश्न लिखिएगा आप लोग, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसके बारे में लिखेंगे आप लोग। फिर अगला प्रश्न लिखेंगे, भारतीय संविधान में संसद की शक्तियों, भारतीय संविधान में संसद की शक्तियों और आपातकाल में संसद के कार्यों का वर्णन करें। भारत के संविधान में संसद है, संसद की पावर्स क्या है इसके बारे में आप लोग बताइएगा। किस आर्टिकल के थ्रू संसद आया, क्या क्या चीजें, संसद कितने अंग हैं, ये सब लिखेंगे आप शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा। फिर आपको लिखना है कि आपातकाल लगने के बाद पावर क्या होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको हिल जाता है, क्या पावर होती है, क्या क्या शक्तियाँ इनको आपातकाल में दी गई है, इसके बारे में लिखेंगे। जब इसको आप लिखेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी इसमें आके ऑटोमेटिक हो जाएंगी, दोनों को मिला के आप लिखेंगे, ये लिखेंगे। अगला प्रश्न लिखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य एवं गठन। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी का ये पद कहां से लिया गया है और ये संविधान के किस भाग में है और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? इसके प्रमुख कार्यों की चर्चा करिए। आशा करता हूं कि उस दिन जब मैंने बात आप लोगों से की थी कि एनसीईआरटी आप लोग ले लीजिए, आप लोग जिनके पास है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके पास ऑलरेडी है, और जिनके पास नहीं था, जिस दिन मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना किया था कि भाइयों बहनों आज जाके आप लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लीजिए, क्योंकि अब टॉपिक बाय टॉपिक जो चीज़ें चलेंगी वो 3 विषय से चलेंगी, राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास, और डेली का पेपर, ये डेली का चलेगा। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको इन चीज़ों से हर दिन आपके सामने ये अंक लेके आऊँगा, हर दिन हम
आपसे किसी न किसी 3 टॉपिक पर बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्षमा किस बात की, थोड़ी तबीयत खराब थी, वायरल हो गया था, कल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए कल का अंक नहीं हो पाया किसी कारणवश। लेकिन आज मैं आपके समक्ष, आज भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा आराम करूँगा तो कल से मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊँगा, आपके समझ खुद को अच्छे से रखने का प्रयास कर पाऊँगा। और आज मैं थोड़ी बहुत जो 85% तो मैंने आंकड़ा तैयार कर लिया कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से आएंगी, और जो बाकी 15-20% बच्चे वो आज मैं वर्कआउट करके कल से तो आपके सामने एकदम 100% को प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा कि आपके आगामी परीक्षा के लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम ऑनलाइन आए, हमने फालतू की बात की, हंसाया आपको, 4-5 कॉमेडी की, 4-5 जोक सुनाए, 4-5 चुटकुल्ले सुनाए, तो फायदा नहीं है। चुटकुल्ले भी होने चाहिए, हंसी भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब पढ़ाई आपकी उच्च श्रेणी की हो जाएगी, जब आप पढ़ाई पे मेहनत करेंगे, तब इन सब चीज़ों को करने का एक अलग ही आनंद आएगा। यही चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आप पढ़ाई करिए, आप मूवी देखिए, आप फैशन करिए, आप कहीं भी जाइए, दोस्तों से मिलिए, टाइम खूब है आपके पास। 12 घंटे 10-12 घंटे आपको पढ़ने हैं, 7-8 घंटे आपको सोने हैं, 3-4 घंटे बहुत है घूमने टहलने के लिए। आप 3-4 घंटे रोज एक बुक पढ़ ले देखिए, लेकिन बस लक्ष्य से भटकिएगा नहीं मेरे प्यारे भाई। बीमार होने के बाद भी मैंने आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, कहीं कतई मतलब नहीं मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, मैं कोई महान नहीं हूँ। मैं भी आप भी लोग की तरह का व्यक्ति हूँ, मेरा भी मन डाइवर्ट होता है, मैं भी कभी कभी गलतियाँ करता हूँ, सब करते हैं। गलती मानव का स्वभाव है, अगर मानव गलतियाँ नहीं करेगा तो हर मानव ईश्वर हो जाएगा, जो कि उसका होना संभव नहीं है। हम गलतियाँ करें, लेकिन वो गलतियाँ इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से ना करते जाए कि हमारा समय उस गलतियों से समय कम पड़ जाए, गलतियाँ ज़्यादा हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा, इस पॉइंटों को समझिएगा। गलतियाँ करना ठीक है, अच्छी बात, लेकिन गलतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि समय खत्म हो जाए। समय को मद्देनजर रखते हुए, समय एक स्वर्णिम आपके लिए, मेरे लिए, जो भाई बहन मेरे देख रहे हैं, चाहे वो व्यापार में हो या किसी पढ़ाई लिखाई में हो या किसी इंस्टीट्यूशन को चलाते हो या किसी भी संकाय में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को सबसे पहली बात ये समझ लें कि समय का सदुपयोग करना सीख लो, उसका दुरुपयोग न करें। तो ये आज जो मैंने आपको इतने क्वेश्चन दिए, आशा करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर मुझे लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे, और भेजते भी हैं। कुछ मेरे बच्चे, कुछ बहनें मेरी ऐसे हैं जो हर दिन का अंक जब मेरा आता है तो उसके 2-3 घंटे बाद उनका मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता है। उनको मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, हृदय से उनको बधाई देता हूँ कि भगवान करे आप लोग जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य पर कामयाब हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि कल से का अंक जो भी होगा वो तूफानी होना शुरू होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। इससे घबराइएगा नहीं, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और प्लीज़ तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कि ये परिवार आपका है और आप इस परिवार के गार्जियन हैं। तो आपका ये फर्ज है कि आप इस चैनल को खूब आगे बढ़ाएं, हमारे सारे भाइयों बहनों को इस चैनल से जोड़े, आपका फर्ज है। जय हिंद, जय भारत।